रात का सन्नाटा हर दिशा में फैल चुका था। हवा के झोंके सूखे पत्तों को उड़ा रहे थे और आसमान में चमकता अधूरा चांद जैसे किसी भयानक रहस्य की गवाही दे रहा था। गांव का नाम था नवागढ़, जो अपने प्राचीन मंदिरों और घने जंगलों के लिए मशहूर था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा भूतिया अतीत भी छिपा था जिसके बारे में लोग बातें करने से भी डरते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग डायन की हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह हवेली किसकी थी, लेकिन बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक भयानक डायन का साया था। बच्चे उस ओर जाने से डरते थे और बड़ों ने भी वहां कदम रखना छोड़ दिया था। परंतु आकाश, जो कि एक युवा पत्रकार था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह मुंबई से नवागढ़ एक खास रिपोर्ट तैयार करने आया था। उसे अंधविश्वासों में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गांव के लोग जिस तरह हवेली के नाम से ही कांप जाते थे, उसने आकाश को उत्सुक कर दिया। गांव में उसकी मुलाकात पंडित रमाकांत से हुई। वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और इस हवेली के बारे में सब कुछ जानते थे। आकाश ने उनके सामने हवेली का जिक्र किया तो पंडित जी के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। बेटा, उस हवेली के पास मत जाना, पंडित जी ने कांपती आवाज में कहा। क्यों पंडित जी? आखिर वहां ऐसा क्या है? पंडित जी ने चारों ओर देखा, जैसे सुनिश्चित कर रहे हों कि कोई उनकी बात न सुन रहा हो। फिर वे धीरे से बोले, वहां एक थी डायन। सालों पहले इसी गांव में चंपा नाम की एक औरत रहा करती थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन लोग कहते थे कि वह काले जादू की साधना करती थी। जब गांव में बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ीं, तो लोगों को संदेह हुआ कि इसके पीछे चंपा का हाथ था। एक रात गांव वालों ने चंपा को पकड़कर उसी हवेली में बंद कर दिया और उसे जिंदा जला दिया। जलने से पहले चंपा ने बद्दुआ दी, मैं लौटूंगी और एक एक कर तुम सबको मारूंगी। इसके बाद से हर साल अमावस्या की रात को किसी न किसी की रहस्यमयी मौत हो जाती थी। लोग कहते थे कि चंपा की आत्मा अब एक डायन बन चुकी थी, जो बदला लेने के लिए लौट आई थी। आकाश को यह कहानी सुनकर बहुत ही रोमांच महसूस हुआ। वह इन अंधविश्वासों का सच सामने लाना चाहता था। गांव वालों ने उसे लाख समझाया, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह हवेली जाकर देखेगा कि वहां सच में कुछ है या नहीं। रात के करीब 11 बजे आकाश अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। गांव के कुत्ते भौंकने लगे थे और हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। हवेली के टूटे हुए दरवाजे से अंदर झांकते ही आकाश को एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे किसी ने सालों से वहां सफाई न की हो। अंदर घुसते ही उसकी टॉर्च की रोशनी हल्के हल्के कांपने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर उन्हें बनाया हो। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आकाश ने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। हवेली के कोने में कोई खड़ा था। कौन था वो? क्या सच में डायन लौट आई थी, या ये सिर्फ आकाश की कल्पना थी? आकाश की टॉर्च की रोशनी झिलमिला रही थी। उसने ध्यान से देखा। वह कोने में खड़ी आकृति स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। दिल की धड़कन तेज हो गई। क, अम, कौन है वहां? आकाश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसका दिमाग कह रहा था कि वह भाग जाए, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार उसे सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़ने को कह रहा था। आकाश ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जब वह कोने के करीब पहुंचा, तो आकृति गायब हो गई, जैसे वहां कोई था ही नहीं। पर तभी किसी के पैरों की आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। हवेली में कोई और भी था। आकाश ने अपने कैमरे को रिकॉर्डिंग मोड में डाला और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगीं। ऊपर पहुंचते ही उसे एक दरवाजा दिखा, जो अधखुला था। अंदर झांकते ही उसकी रूह कांप गई। दीवारों पर खून से अजीब संकेत बने हुए थे और बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी के पास जमीन पर कुछ जलने के निशान थे, जैसे यहां किसी को जिंदा जलाया गया हो। क्या ये वही जगह है जहां चंपा को जलाया गया था? आकाश ने खुद से सवाल किया। तभी हवा एकदम ठंडी हो गई। कमरे में रखी धूल उड़ने लगी और दीवारों पर खून से बनी आकृतियां चमकने लगीं। आकाश की टॉर्च एक बार फिर टिमटिमाई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। अब केवल मोबाइल की रिकॉर्डिंग लाइट जल रही थी। उसी रोशनी में उसने देखा, दरवाजे के ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी। लंबे उलझे बाल, टेढ़े मेढ़े हाथ और जल चुकी खाल। वह कोई इंसान नहीं था। आकाश का शरीर जैसे सुन्न हो गया। अचानक वह परछाई हिली और एक मरे हुए इंसान जैसी आवाज में बोली, तू
यहां क्यों आया? आकाश को लगा कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया है। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तू चला जा, वरना तू भी मरेगा। आकाश को जैसे ही होश आया, उसने बिना कुछ सोचे मोबाइल फेंका और सीढ़ियों की तरफ भागा। उसकी सांस फूल रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, एक जोरदार झटका लगा और वह बाहर गिर पड़ा। हवेली अब भी उसी तरह खड़ी थी, लेकिन अंदर से एक दिल दहला देने वाली चिल्लाहट सुनाई दी। आकाश कांपते हुए उठा और भागकर गांव वापस आ गया। गांव पहुंचते ही वह सीधे पंडित रमाकांत के घर गया। उसने हांफते हुए दरवाजा खटखटाया। पंडित जी ने दरवाजा खोला और आकाश की हालत देखकर चौंक गए। क्या हुआ बेटा? तू इतना डरा हुआ क्यों है? आकाश ने कांपती आवाज में कहा। पंडित जी, मैंने उसे देखा। हवेली में वह सच में मौजूद है। पंडित जी का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने तुझे मना किया था बेटा, अब तेरा पीछा वो नहीं छोड़ेगी। क्या मतलब? पंडित जी ने धीमी आवाज में कहा। अब वो तुझे भी मार देगी। आकाश अभी भी पंडित रमाकांत के घर के बाहर खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और माथे से पसीना टपक रहा था। पंडित जी ने उसे अंदर बुलाया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब क्या होगा पंडित जी? आकाश ने कांपती आवाज में पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, जिसने भी उस हवेली में कदम रखा है वो बच नहीं पाया। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। पर मुझे तो बस सच जानना था। बेटा, डायन की आत्मा सिर्फ उन पर हमला करती है जो उसकी शांति भंग करते हैं। तू वहां गया, अब वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। पंडित जी ने एक ताबीज निकाला और आकाश के हाथ में रख दिया। इसे हमेशा पहने रहना, ये तुझे थोड़ी सुरक्षा देगा। लेकिन याद रखना, रात को अकेले मत रहना और किसी भी हालत में अपना नाम लेकर मत पुकारना। आकाश ने सिर हिला दिया। रात गहरी होती जा रही थी। हवाएं तेज हो गई थीं और बाहर अजीब सी खामोशी थी। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। पंडित जी ने इशारे से आकाश को चुप रहने को कहा और धीरे धीरे दरवाजे के पास गए। कौन है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर से थक थक थक। पंडित जी ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी दरवाजे की दरार से एक भयानक काली उंगली अंदर घुसने लगी। आकाश ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन पंडित जी ने जल्दी से कुछ मंत्र पढ़े और दरवाजे पर गंगा जल छिड़का। एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। अब ये यहां आ चुकी है। पंडित जी फुसफुसाए। रात किसी तरह गुजरी, लेकिन आकाश को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। पंडित जी, इस डायन से छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है। पंडित जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। एक ही तरीका है, उसकी हड्डियों को जलाना। हड्डियां? लेकिन वो मिलेंगी कहां? उस हवेली के तहखाने में। लेकिन वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। आकाश ने मन ही मन फैसला कर लिया था। चाहे जो हो, वह इस रहस्य को खत्म करके रहेगा। शाम होते ही वह पंडित जी से लिया हुआ ताबीज पहनकर, कैमरा और टॉर्च लेकर फिर से हवेली की ओर बढ़ चला। लेकिन इस बार हवेली के अंदर घुसते ही सब कुछ बदला बदला सा लगा। वहां अब भी वही अजीब बदबू थी, लेकिन माहौल और भी भयानक हो चुका था। तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी। तू फिर आ गया? आकाश के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और वहां चंपा खड़ी थी। आधी जली हुई खाल, लाल जलती हुई आंखें और लंबे डरावने नाखून। आकाश की सांस रुक गई। तभी चंपा की आवाज गूंजी। अब तू मरेगा। आकाश के सामने खड़ी चंपा की भयानक आत्मा गुस्से में कांप रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका मुंह किसी मरे हुए इंसान की तरह विकृत था। अब तू मरेगा। यह शब्द सुनते ही आकाश के शरीर में झुर्रियां दौड़ गईं। उसने पंडित जी से मिला हुआ ताबीज कसकर पकड़ लिया, लेकिन डायन की उपस्थिति इतनी भारी थी कि उसके पैरों ने जैसे जमीन छोड़ दी। आकाश को याद आया कि पंडित जी ने कहा था, डायन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसकी हड्डियों को जलाना होगा। लेकिन मैं तहखाने तक कैसे जाऊं? उसने मन ही मन सोचा। चंपा हवा में तैरती हुई आगे बढ़ी। उसकी लंबी जली हुई उंगलियां आकाश की ओर बढ़ने लगी। नहीं,
आकाश ने पूरी ताकत से खुद को पीछे धकेला और सीढ़ियों की ओर भागा। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा था। चंपा की हंसी पूरे माहौल में गूंज रही थी। आकाश तेजी से तहखाने के दरवाजे तक पहुंचा और उसे धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन वह बिना सोचे समझे कूद पड़ा। जैसे ही उसने नीचे पैर रखा, उसे वहां जमीन में आधा गड़ा हुआ एक कंकाल दिखा। चंपा की हड्डियां। आकाश ने जेब से माचिस निकाली और आसपास पड़े लकड़ी के टुकड़ों को जलाने लगा। बस थोड़ा और, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी, तू मेरी हड्डियों को हाथ नहीं लगा सकता। चंपा की आत्मा गुस्से में तहखाने के अंदर घुस आई। हवा तेज हो गई। पूरे कमरे में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। आकाश ने घबराते हुए जलती हुई लकड़ी कंकाल पर फेंकी। नहीं, नहीं, आह हा हा हा। चंपा की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। आग की लपटें उठने लगीं। उसकी आत्मा दर्द से तड़प रही थी। धीरे धीरे चंपा की काली परछाई धुएं में बदलने लगी। उसकी दर्दनाक चीखों के बीच हवेली हिलने लगी। दीवारों से खून बहना बंद हो गया। आखिरकार कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। आकाश ने गहरी सांस ली और जल्दी से तहखाने से बाहर निकला। हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वहां अब सन्नाटा था, एक डरावनी शांति। वह गांव वापस पहुंचा और पंडित जी को सब कुछ बताया। पंडित जी ने आंखें बंद कर लीं और कहा, चंपा का अंत हो गया। अब यह गांव फिर से सुरक्षित है। आकाश ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या सच में चंपा की आत्मा पूरी तरह खत्म हो गई थी, या फिर वह कहीं और, किसी और के इंतजार में थी?